हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 8 से शुरुआत करेंगे, जो है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ये चैप्टर बात करता है कि स्पेशल कोर्ट की पावर्स एंड प्रोसीजर क्या होंगी और एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट्स वो होंगी जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेक्शन 33 से पढ़ते हैं, जो बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। ये सेक्शन बात करता है अ स्पेशल कोर्ट में टेक cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts। ये क्लॉज ये बात करता है जो स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगी ऑफेंस का जो इस एक्ट के अंडर में हुए हैं एक्यूज को बिना ट्रायल के कमिट किए हुए। जब भी उसे कंप्लेंट मिलेगी कि कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट कमिट हुआ है, एक ऐसा ऑफेंस हुआ है इस एक्ट के अंडर में, या फिर जो पुलिस रिपोर्ट है उस पर अपना कॉग्निजेंस लेगी। सेकेंड क्लॉज ये बात करता है द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी the counsel appearing for the accused shall, while recording the examination in chief, cross-examination or re-examination of the child, communicate the questions to be put the child to the special court, which shall in turn put those questions to the child। ये बोलता है कि जब भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर जो अक्यूज की बिहाफ में जो है काउंसिल अपीयर हो रहा है, जो अक्यूज का डिफेंस रखेगा, जब भी वो किसी चाइल्ड का एग्जामिनेशन चीफ एग्जामिनेशन करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे या री एग्जामिनेशन करेंगे, तो इन सारी प्रोसेस में जो वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बच्चे से, वो जो है ऐसे सारे क्वेश्चन जो है पूछने से पहले वो स्पेशल कोर्ट को जो है कम्युनिकेट करेंगे जो क्वेश्चन बच्चे से पूछना चाहते हैं। क्लॉज से ये बात करता है द स्पेशल कोर्ट में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी परमिट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। यदि स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है कि ट्रायल के दौरान बच्चे को ब्रेक देने की ज़रूरत है, तो वो है उसे अलाउ कर देगी। क्लॉज 4 ये बात करता है special court shall create a child-friendly atmosphere by allowing a family member, a guardian, a friend or a relative in whom the child has trust or confidence to be present in the court। ये क्लॉज ये बोलता है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। और वो एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होगा कि जब भी बच्चे का एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो चीफ हो, क्रॉस हो या री एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन के दौरान उस बच्चे के साथ उसके या तो पेरेंट्स रहेंगे, उसका कोई फैमिली मेम्बर उसके साथ में रहेगा, कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ है तो वो गार्जियन रहेगा, कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जिसमें उसका ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, जिसपे उसे विश्वास है, ऐसे पर्सन उसके एग्जामिनेशन के दौरान कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा। क्लॉज 5 बात करता है द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। स्पेशल कोर्ट की जो ये ड्यूटी है उसे इंश्योर करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, जो विक्टिम है, उसे बार बार टेस्टिफाई करने के लिए गवाही देने के लिए बार बार कोर्ट में नहीं बुलाया जाए, हो सके जितना हो सके एक बार में काम हो जाए। क्लॉज 6 बात करता है द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द चाइल्ड एंड इंश्योर दैट डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड इज मेंटेन्ड एट ऑल द टाइम्स ड्यूरिंग द ट्रायल। स्पेशल कोर्ट जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को परमिट नहीं करेगा जो एग्रेसिव फॉर्म में है, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन जिससे चाइल्ड असैसिनेशन हो रहा है, उस चाइल्ड के कैरेक्टर का असैसिनेशन हो रहा है या उसकी डिग्निटी पे बात आ रही है। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि जो है वो चाइल्ड की डिग्निटी को ड्यूरिंग द ट्रायल जो है पूरे टाइम पीरियड में वो मेंटेन करके रखे, बच्चे पे सवाल नहीं उठाए जाए। क्लॉज 7 ये बात करता है द स्पेशल कोर्ट शेल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। स्पेशल कोर्ट की ये ड्यूटी है कि चाइल्ड जो भी विक्टिम है, उससे जो चाइल्ड विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाए, ना तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना ही ट्रायल के दौरान। बट यहाँ पे एक प्रोविज़ो है जो ये बात करता है कि यदि स्पेशल कोर्ट को लगता है कि वो जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोजर जो है विक्टिम की वो उस बच्चे के इंटरेस्ट में है, तो वो ऐसे रीजंस को रिकॉर्ड करके वो भी राइटिंग में जो है उसको ओपिनियन लगती है तो वो बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए अलाउ कर सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सब सेक्शन द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड शैल include the identity of the child's family, school, relatives, neighborhood or any other information by which the identity of the child may be revealed। यहाँ पे आइडेंटिटी डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे का नाम है, उसकी फैमिली कौन है, वो कहाँ पढ़ता है, उसका स्कूल क्या है, उसके रिलेटिव्स कौन है, वो कहाँ रहता है, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे उस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो रही है, तो इस बात ऐसी सारी चीज़ों को जो है कोर्ट को डिस्क्लोज नहीं करने की परमिशन देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लॉज 8 की तरफ, जो बात करते हैं
In appropriate cases, the special court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child. ये बात करता है ऐसे appropriate cases है जो स्पेशल कोर्ट चाहे तो। यहाँ पे शेल नहीं है, यहाँ पे मे है। पनिशमेंट यदि एक्यूज को दे रहा है तो उस पर जो है अपार्ट फ्रॉम पनिशमेंट जो है इम्पोज भी कर सकता है कंपनसेशन देने के लिए। जो कंपनसेशन एक्यूज पे इम्पोज किया है उससे बोलेंगे जो भी पेमेंट आएगा वो डायरेक्ट पेमेंट किसको दिया जाएगा, चाइल्ड को दिया जाएगा। किस लिए, उसकी फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा जो सेक्सुअल एक्ट की वजह से हुआ है उससे, या फिर उसकी रिहैबिलिटेशन में मदद करने के लिए जो भी मॉनेटरी टर्म्स है वो एज ए कंपनसेशन के तौर पे जो है स्पेशल कोर्ट चाहे तो बोल सकती है एक्यूज को। लास्ट क्लॉज ये बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अ स्पेशल कोर्ट शेल फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैव ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड शेल ट्राई सच ऑफेंसेस as if it were a court of session and as far as may be in accordance with the procedure specified in the code of criminal procedure for trial before a court of session। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि यहाँ कोई इस एक्ट के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं तो उसके अलावा वही यदि नहीं दिए गए हैं जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोसीजर दी गई है वही इस एक्ट के अंडर फॉलो की जाएगी स्पेशल कोर्ट द्वारा। पर यदि कहीं नहीं दिया हुआ है और किसी ट्रायल में जो इस किसी ऑफेंस का हो रहा है जो इस एक्ट के अंदर में कमिट हुआ है, ऐसी प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं की गई है, तो उसके पास पावर वही रहेगी जो एक कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर रहती है और वो ऐसी ऑफेंसेस को डील करेगा जैसे वो कोर्ट ऑफ सेशन है। और जो प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के लिए ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, वही जो है स्पेशल कोर्ट फॉलो करेगी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 34 जो बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय अ चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। कहता है where any offences under this act is committed by a child, such child shall be dealt with the under the provisions of juvenile justice care and protection of children act 2015। यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जो इस एक्ट के अंदर कमिट किया है और ऐसा ऑफेंस जो है किसी चाइल्ड ने कमिट किया है तो उसकी जो प्रोसीजर है उसे कैसे डील किया जाएगा, उसका ट्रायल कैसे चलेगा, ऐसे जो प्रोविजंस है जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो होंगी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो है दिए गए हैं। क्लॉज 2 ये बात करता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट, सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग itself about the age of such person and it shall record in writing its reasons for such determination। क्लॉज 2 ये बात करता है यदि प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशल कोर्ट के सामने कि ऐसा जो एक्यूज है, जो चाइल्ड एक्यूज है, वो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस जो है वो चाइल्ड था कि नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है तो ऐसा क्वेश्चन जो है स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगी। और कब करेगी, जब उसे बच्चे की एज का कंफर्मेशन हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए ऐसा करने एंड इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग, और जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा डिटरमाइन करने के बाद में वो उसे राइटिंग में जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। करता है नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड merely by any subsequent proof that the age of persons determined by it under subsection 2 was not the correct age of that person। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि ड्यूरिंग द ट्रायल है जो स्पेशल कोर्ट ने जो है एज डिटरमाइन कर ली है और बाद में पता पड़ता है कि वो करेक्ट एज नहीं थी, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर जो स्पेशल कोर्ट पास कर चुकी है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा इस ग्राउंड पे कि बाद में जो है वो सही एज निकल के आ सके। ये था हमारा सेक्शन 34। इसके आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 35 की तरफ जो बात करता है पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। यहाँ पे क्लॉज 1 ये बात करता है द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजंस फॉर डिले इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे ये बात करता है कि किसी बच्चे का जो विक्टिम है उसका एविडेंस कब रिकॉर्ड किया जाएगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ जो टाइम टेन्योर दिया गया है वो दिया गया है 30 days का। कब से, जब से जो है स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस उस ऑफेंस का ले लिया है। और यदि 30 days के अंदर जो है एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है चाइल्ड का, तो बाद में यदि वो रिकॉर्ड करती है तो उसे अपने रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट को कि डिले क्यों हुआ, क्यों 30 days के अंदर जो है चाइल्ड विक्टिम का जो है स्टेटमेंट जो है एविडेंस है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्लॉज 2 बात करता है द स्पेशल कोर्ट शैल
complete the trial as far as possible within a period of 1 year from the date of taking cognizance of the offense। यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है ट्रायल कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 ईयर दिया गया है। और कब से 1 ईयर दिया गया है? जब से स्पेशल कोर्ट ने जो है ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया है। ये दोनों टाइम पीरियड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टाइम पीरियड बताता है कि चाइल्ड विक्टिम का जो है स्टेटमेंट कितने डेज के अंदर रिकॉर्ड करना है, तो वो 30 डेज के अंदर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। एविडेंस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। एविडेंस ले लेगी कोर्ट कब से? जब से जो है स्पेशल कोर्ट ने जो है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है। सेकंड टाइम पीरियड जो है सेकंड क्लॉज बात करता है कि ट्रायल कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो जो ट्रायल है वो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस दिन से स्पेशल कोर्ट ने उस ऑफेंस का जो है कॉग्निजेंस लिया है। मूविंग फर्दर हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। ये बोलता है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज्ड इन एनी वे टू द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate। ये क्लॉज जो है ये बात करता है कि स्पेशल कोर्ट की ड्यूटी है वो इंश्योर करेगा कि चाइल्ड किसी भी जो है जब उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम वो किसी भी तरीके से एक्यूज्ड के आमने सामने नहीं है, उसकी प्रेजेंस नहीं हो। ये बच्चे का राइट वो है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक्यूज्ड का भी राइट है कि जो एक्यूज्ड है वो भले चाइल्ड के आमने सामने नहीं आ सके बट ऐसी पोजीशन पे खड़ा हो जहाँ से वो बच्चा जो बोल रहा है वो उसे सुन सके, और यदि वो कुछ गलत बोल रहा है या जो स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने एट द सेम टाइम जो अपना एडवोकेट है जो उसका उससे कम्युनिकेट कर सके, उससे डिस्कस कर सके ताकि उसको उसमें क्रॉस एग्जामिन में हेल्प हो सके। यहाँ पे जो है चाइल्ड की जो है उसको भी बचाना है कि वो विक्टिम से किसी एक्यूज से किसी भी तरह आमने सामना नहीं, और एट द सेम टाइम जो एक्यूज की राइट को भी जो है बचा के रखना है। सेकंड क्लॉज बात करता है फॉर द पर्पसेज ऑफ सबसेक्शन 1 द स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स और कर्टेन्स और एनी अदर डिवाइस। यहाँ पे जो है सबसेक्शन 1 के पर्पस में जो ये बात हो रही है, स्पेशल कोर्ट चाहे तो जो बच्चे का स्टेटमेंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर ऐसी कोई विजिबिलिटी मिरर्स है या कर्टेन्स है या कोई भी अदर डिवाइसेस है उनका यूज़ लेके भी जो है चाइल्ड का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकता है। सेक्शन 37 की तरफ जो बात करता है ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। ये सेक्शन बोलता है द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई द केसेस इन अ कैमरा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन whom द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस provided that where the special court is of opinion that the child needs to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a commission in accordance with the provisions of section 284 of the code of criminal procedure। ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि जो स्पेशल कोर्ट है जो ऑफेंसेस जो ट्रायल होगा इस एक्ट के अंडर में वो कैमरा में होना चाहिए। कैमरा मतलब इन कैमरा मतलब ये फ्रेज है, इसका मतलब ये है कि जो है बंद दरवाजों के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे बाकी लोगों को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। और जो है ऐसी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी इस एक्ट के अंडर में जो ट्रायल होगा वो बच्चे के पेरेंट्स की प्रेजेंस में होगा या ऐसे पर्सन की प्रेजेंस में होगा जिसमें बच्चे का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। बट यहाँ पे जो है एक प्रोविजो पीरिया है कि जो बात करते हैं स्पेशल कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है जो बच्चा है जो विक्टिम है उसको जो एग्जामिन करना है वो कोर्ट की जगह कोई ऐसी अदर प्लेस पे होना चाहिए जहाँ चाइल्ड कन्वीनियंट जहाँ चाइल्ड के लिए कन्वीनियंस हो, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे, तो वो जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ सीआरपीसी जो है कमीशन इशू कर देगा और उस कमीशन से बोलेगा कि आप चाइल्ड का एग्जामिन करके हमें रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 38 जो बात करता है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट व्हाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड। ये क्लॉज बोलता है वेयर एवर नेसेसरी द कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस as may be prescribed while recording the evidence of the child। जहाँ भी कोर्ट को ऐसा लगेगा कि किसी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो पॉक्सो रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल है, तो उसको ऐसी फीस करके जो रिक्वायर्ड है उसे पेमेंट करके जो है ऐसे ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की हेल्प लेके जो है बच्चे का जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर सकता है।
क्लॉज सेकंड बात करता है, इफ अ चाइल्ड हैज अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, द स्पेशल कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड और एनी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड। यदि कोई ऐसा चाइल्ड विक्टिम है जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो किसी स्पेशल एजुकेटर की या ऐसा कोई पर्सन जिसे उस डिसेबिलिटी से डील करना आता है, या कोई एक्सपर्ट जो है जो बच्चे से कम्युनिकेट कर सकता है, जिसके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो ऐसे पर्सन की हेल्प लेके जो है ऐसे मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम, चाइल्ड विक्टिम का जो स्टेटमेंट है, जो एविडेंस है, वो रिकॉर्ड कर सकती है कोर्ट। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारा इस एक्ट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 मिसलेनियस। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 39, जो बात करता है गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। सब्जेक्ट टू सच रूल्स as may be made in this behalf, the state government shall prepare guidelines for use of non-governmental organizations, professionals or experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child। जो भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट में बने हुए हैं, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस प्रिपेयर कर सकती है एनजीओ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए या ऐसे पर्सन्स के लिए जिन्हें नॉलेज है साइकोलॉजी का, सोशल वर्क का, फिजिकल हेल्थ, ये जो मेंटल हेल्थ या ऐसे कोई भी जो चाइल्ड एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए जो है गाइडलाइंस प्रिपेयर कर सकती है और प्री ट्रायल और ट्रायल स्टेज में असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 40, जो बात करता है राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन टू सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर, द फैमिली और द गार्जियन of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice of for any offence under this act, provided that if the family or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, the legal service authority shall provide a lawyer to them। ये बात जो है वो यहाँ पे चाइल्ड के राइट की बात करते हैं कि उन्हें लीगल प्रैक्टिशनर जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 301 में जो भी प्रोविज़न लिखा है उसकी सब्जेक्ट रहते हुए जो चाइल्ड विक्टिम है, उसकी कोई फैमिली है या जो गार्जियन है, उन्हें जो है पूरी असिस्टेंस, उसके लिए जो है वो इंटाइटलमेंट है कि उन्हें लीगल काउंसिल प्रोवाइड किया जाए। मतलब वो जिस पर्सन को अपने लीगल काउंसिल चाहते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली दिया जाए। यदि ऐसी कोई फैमिली या गार्जियन है ऐसे विक्टिम की जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी लीगल काउंसिल्स को, तो ऐसे केसेस में जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो जो है उन्हें लॉयर प्रोवाइड करवाएगी ट्रायल में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट मूविंग फर्दर सेक्शन 41, जो बात करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे बात करता है जो हमारे मेन सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं जिसमें उनकी डेफिनेशन और पनिशमेंट दी हुई है, वो किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव, यहाँ पे मतलब 3 और 13 में इंक्लूड होंगे, शैल नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड वेयर सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्जियन। यदि किसी बच्चे का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और वो उसकी पेरेंट्स या गार्जियन की कंसेंट से चल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं बोल सकते कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या कोई इस एक्ट के अंदर में ऑफेंसेस हुआ है। हाँ, बट यदि ऐसे ट्रीटमेंट में जो है उस बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन की जो कंसेंट नहीं है और फिर यदि कोई एक्ट होता है तो फिर हम उसे सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर सेक्शन 42 की तरफ बात करते हैं जो अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है। ये सेक्शन कहता है वेयर एन एक्ट और ओमिशन constitutes an offence punishable under this act and also under sections 166A, 354A, B, C, D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376 AB, 376B, 376C, 376D, 376D, A, D, B, E और सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पेनल कोड और सेक्शन 670B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट।
Then, notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under this act or under the IPC as provides for punishment which is greater in degree. यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ सेक्शंस दी गई हैं जो IPC एंड IT एक्ट के अंदर में है, जो ऐसे ऑफेंसेस जो बात करते हैं रेप प्रोविजंस की, सेक्सुअल असॉल्ट प्रोविजंस की, या फिर जो है वर्ड गेस्चर या ऐसे एक्ट जो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को इंसल्ट करते हैं, इस इंटेंशन के साथ जो एक्ट किया जाएगा वो इसमें इंक्लूड है। तो इन सेक्शन की लिस्ट हमें याद रखनी पड़ेगी। बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, यहाँ पे जो रेप प्रोविजंस के केसेस हैं 370 378 एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। इसके बाद सेक्शन 509 एंड 67 भी जो है IT एक्ट का वो बात करता है publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act in electronic form। तो ये जो सेक्शन है ये हमें याद रखने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन ये बात करता है कि जब ऐसी कोई ऑफेंस कमिट होगा जो इन सेक्शंस के अंडर में भी लायबल होगा, प्लस जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर में भी लायबिलिटी होगी, ऐसे एक्यूज पर्सन की जो है वो गिल्टी फाउंड किया जाता है। तो जिस एक्ट के अंदर में ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, ऐसे केसेस में जो है उस एक्ट के अंदर उसकी लायबिलिटी होगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है कि जिस IPC में यदि कोई प्रोविज़न है जिसके अंदर जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी फाउंड हो रहा है, पॉक्सो एक्ट के अंदर में भी जो है वो पर्सन जो है गिल्टी फाउंड हो रहा है, बट जहाँ पे जो है पनिशमेंट जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसको पनिश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 42A की तरफ, जो बात करता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the timing in force, and in case of any inconsistency, the provisions of this act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the इनकन्सिस्टेंसी। ये एक्ट बात करता है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो एडिशन में है, मतलब साथ में है, ना कि डेरोगेशन है किसी ऐसे अदर लॉ के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। बट यदि दोनों एक्ट्स जो है में इनकन्सिस्टेंसी होती है तो इस एक्ट की जो प्रोविजंस है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट होंगे, वो प्रिवेल करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है और बाकी जो लॉज होंगे वो जनरल लॉ होंगे। तो जहाँ स्पेशल लॉ होता है सेक्शन 43 की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करते हैं पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल द मेजर्स टू इंश्योर दैट the provisions of this act are given wide publicity through media, including the television, radio, and the print media at regular intervals to make the general public, children, as well as their parents and guardians aware of the प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये क्लॉज बात करता है कि यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है इन्हें इंश्योर करना चाहिए, इन्हें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि इस प्रोविजंस के जो एक्ट हैं वो वाइडली पब्लिसिटी हो, कि मीडिया के थ्रू में हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो या प्रिंटेड मीडिया में हो, जनरल पब्लिक तक जो है अवेयरनेस पहुँचाई जाए, बच्चों के पास अवेयरनेस पहुँचाई जाए, प्लस साथ में उनके पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस एक्ट की, कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो सके। क्लॉज भी बात करता है द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर कंसर्न पर्सन इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स आर इम्पार्टेड पीरियडिक ट्रेनिंग ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यहाँ पे ये प्रोविजन बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये कंसर्न पर्सनस हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होंगे, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए या देनी जो है इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें ट्रेनिंग मिले कि इस एक्ट के प्रोविजंस को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकेगा। सेक्शन 44 की तरफ, जो बात करता है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और एज द केस में भी स्टेट कमीशन for protection of child rights constituted under section 17 of the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 shall, in addition to the functions assigned to them under this act, under that act, also monitor the implementation of the provisions of this act in such manner as may be prescribed। यहाँ पे नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है इनकी ड्यूटी है जो भी फंक्शंस उन्हें उस
कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट्स में दिए असाइन किए गए, उसके अलावा जो है इस एक्ट की जो प्रोविजन है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, उस पर भी जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे. सेकेंडली, द नेशनल कमीशन और एज द केस में भी स्टेट कमीशन referred in subsection 1 shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this act, have the same powers as are vested it in under the Commissions for Protection of Child Rights Act. जो नेशनल कमीशन है चाहे स्टेट कमीशंस है, जब वो किसी मैटर को लेके इंक्वायरी करेंगी जो इस एक्ट के अंडर जो ऑफेंस कमिट हुआ है उससे रिलेटेड, तो उनके पास जो पावर्स होंगी वो वही पावर्स होंगी जो उन्हें ओरिजिनली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंदर जो है दी गई हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है द नेशनल कमीशन और एज द केस मे बी स्टेट कमीशन रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शेल ऑल्सो इंक्लूड इट्स एक्टिविटी अंडर दिस सेक्शन इन द एनुअल रिपोर्ट रिफर टू इन सेक्शन 16 ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट. यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी कमीशन होंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्टेट कमीशन हो, उन्हें अपनी एक्टिविटी में उन्हें इंक्लूड करना चाहिए इस जो है सेक्शन के अंडर में एक्टिविटी की. उनकी जो एनुअल रिपोर्ट रिफ़र करते हैं वो सेक्शन 16 में, उसमें इस एक्ट को लेके उनकी जो मॉनिटरिंग रही, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उस पर उनका कितना मॉनिटरिंग थे, उसकी रिपोर्ट भी वो सबमिट करेंगे. मूविंग फर्दर सेक्शन 45 की तरफ बढ़ते हैं जो बात करता है पावर टू मेक रूल्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस. इस एक्ट के अंदर में जो रूल्स बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को. ये याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सके इस एक्ट के अंदर में, और ऐसे रूल्स को जो वो नोटिफाई करेगी किसी ऑफिशियल गेजेट में, तभी जो है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा. इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द following provisions, such rules may provide for all or any of the following matters mainly. किन मैटर्स पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, आइए देखते हैं. पहला जो है द मैनर ऑफ डिलीटिंग और डिस्ट्रॉइंग और रिपोर्टिंग अबाउट pornographic मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड और टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15. सेक्शन 15 के अंदर में जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, जो भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है रिकवर किया जाएगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा, तो उस मटेरियल को जो है किस तरीके से डिलीट किया जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इसको रूल्स बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सेकेंडली, द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग अबाउट पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 15. जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे जो मटेरियल है इसकी इन्फॉर्मेशन लेना, इसकी रिपोर्ट करना, वो मैनर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किसको रिपोर्ट की जाएगी, इससे रिलेटेड रूल्स बनाने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है. नेक्स्ट जो है वो बात करता है द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एंड द फीस पेबल टू अ ट्रांसलेटर और एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड और एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 19, सबसेक्शन 2 and 3 ऑफ सेक्शन 26 एंड सेक्शन 38. सेक्शन 38, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 19 के जो क्लॉज 4 है, इनकी इसके अंडर ये ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर या ऐसा पर्सन जो उस एक्सपर्ट है उस ऐसे मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड से डील करने के लिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगी और उन्हें पेमेंट कैसे किया जाएगा, उनकी फ़ीस क्या होगी, ये सब डिसाइड करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है. मूविंग फर्दर द केयर एंड प्रोटेक्शन एंड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19. बच्चे का केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, उसको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, इसे डील करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है. द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 33. सेक्शन 33 की क्लॉज ए में जो कंपनसेशन दिया जाएगा चाइल्ड विक्टिम को उसके रिहैबिलिटेशन के लिए या उसे जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिजिकल जो हुआ है, उसके लिए कंपनसेशन के रूल्स क्या होंगे, कैसे दिया जाएगा, मैनर क्या होगा, उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, इस पे भी रूल्स बनाने की मेकिंग पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है. लास्टली द मैनर ऑफ periodic monitoring of provisions of this act under subsection 1 of section 44. इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, उसकी पेरियोडिक मॉनिटरिंग कैसी होगी, उसका तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा, इस पे जो रूल्स बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है.
As every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it made before each house of parliament. जो भी रूल इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर में बनेगा, वो जैसे ही बन जाएगा उसे जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसों के सामने रखा जाएगा जब वो सेशन में होगा। कितने पीरियड के लिए? टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए, जो या तो एक सेशन में भी कंप्राइज हो सकते हैं या दो से ज़्यादा सेशंस में भी कंप्राइज हो सकते हैं। एंड यदि जो है ऐसे सेशन की एक्सपायरी से पहले जो है दोनों हाउस जो है एग्री हो जाते हैं उस रूल को मॉडिफाई करने के लिए या एज इट इज़ करने के लिए, तो वो जो है इफ़ेक्ट में आ जाएगा। और यदि एग्री नहीं होते हैं तो वो जो है एनलमेंट हो जाएगा उसका। तो ऐसा मान लीजिएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सेक्शन 46 की तरफ जो बात करता है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, एंड ये इस एक्ट का लास्ट सेक्शन है। ये सेक्शन बात करता है इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजन not inconsistent with the provisions of this act as may appear to it be necessary or expedient for removal of the difficulty। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि कोई ऐसी डिफ़िकल्टी अराइज होती है इसके किसी भी प्रोविजंस के को इफेक्ट में लाने के लिए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में जो है पब्लिकेशन ऑर्डर पब्लिश करके जो है प्रोविजंस बनाएगी जो उस डिफ़िकल्टी को जो है रिमूव कर सके, जो ज़रूरी होंगे। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन। इस एक्ट के 2 साल के आने के बाद जो है कोई भी जो ऑर्डर है इस सेक्शन के अंडर में जो है कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। इस सेक्शन का, इस प्रोविज़ो का अब कोई रेलेवेंस नहीं है। ये इनिशियली 2 years में था 2012 से 14 नवंबर 2012 के बाद 14 नवंबर 2016 के बाद इस जो प्रोविज़न है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लास्ट क्लॉज बात करता है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा कोई ऑर्डर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बनाती है, पब्लिश करती है, तो ऐसा जो जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। तो ये था हमारा पॉक्सो एक्ट। यदि आपको इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स फॉर more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.